जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत दो टॉपिक बचे हुए थे, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा बचा हुआ था। उसे पूरा करते हुए हम आज विभिन्न प्रकार की रीट को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये जो है संविधान के अंतर्गत जो हमें 5 प्रकार की रीट दी गई है, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक प्रमुख अधिकार है। यानी कि देखिए, हमारे संविधान में भी एक शब्द का उल्लेख किया गया है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि सभी पंथ को मानने वाले लोग भारत में निवास कर सकते हैं। तो क्या हमारा क्या दिया गया संविधान के अंतर्गत कि अपने अपने धर्म को मानिए और उसके अनुरूप अपना जो भी है उसके अनुरूप अपना विचार, उसके अनुरूप अपना रहन सहन को अपना आप जी सकते हैं। ऐसे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि इस मूल अधिकार का अनुच्छेद विस्तार 25 से 28 तक है। अब धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन किस किस अनुच्छेद में? 25, 26, 27, 28 में। 25 के अंतर्गत क्या है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म के अनुरूप आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अबाध रूप से, बिना किसी भी दबाव के, बिना किसी भी मतभेद के, बिना किसी भी आपके ऊपर कोई भी बोलते हैं क्या एक्स्ट्रा प्रेशर के थ्रू आपसे कोई दूसरा धर्म नहीं मनवा सकता है। अब जो है हम लोग आर्टिकल 25 जो दिए गए उसके अंतर्गत जो 2 खंड हैं, जिसमें उसका विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा, उसे देखते हैं। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह समान हक दिया गया है सभी धर्मों को। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी। यानी कि इस धर्म के संबंधी किसी विधि, आपको किसी भी निर्णय पर उस पर आपको कोई राज्य या कोई भी विधि बना, किसी कानून द्वारा उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य अलौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निबंधन करती है। अब जो है कि सामाजिक कल्याण तथा सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रचार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध। जैसे हम देख सकते हैं क्या कोई भी बोलते हैं कि जैसे समाज कल्याण विभाग, इसका अंतर्गत क्या है कि समाज के कोई भी सभी धर्मों के लिए एक वहाँ पे आपको अब एक है कि आपको अपना उसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिक्कतें आई है रहन सहन, धार्मिक विचार में, तो आप वहाँ पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। समाज कल्याण पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक पद भी आता है। अब देखिए मूल अधिकारों से संबंधित ही है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में क्या है, क्या भारत में उपस्थित सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से मूल अधिकार शीर्षक के तहत 5वें मूल अधिकार के रूप में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया हमारा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और इस मूल अधिकार का अनुच्छेद विस्तार 29 एवं 30 है। तो 29 में क्या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अब कैसे है? तो 29 के अंतर्गत 2 खंड है, उसके अंतर्गत हम विस्तृत रूप से इसे देखेंगे। क्या भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिक को अपनी भाषा, संस्कृति को मानने और उसे बनाए रखने, प्रचार करने का अधिकार होगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्या राज्य द्वारा पोषित, राज्य निधि की सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल
धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इसमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक को धर्म या मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए भाषा आया, हम लोग इससे जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़े हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा क्या था, कौन सा था? तो इस देखिए पढ़ने का हमारा मेन तरीका है कि उसे हम कोरिलेट करें। जैसे यहाँ पे आया भाषा, तो बोल दें कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? 1953 में आंध्र प्रदेश। उसी के आधार पर अब उसी को हम लोग माइंड में रिकॉल करते रहेंगे। क्या देखिए ये राज्य बना, इस समय बना, ये राज्य बनने का कौन सा आयोग बना, जैसे पट्टाभी सितारमैया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इन सब की एक समिति थी जिससे राज्य भाषा आयोग बना था। उस पर फिर उसके विचारों को नहीं माना गया था, धर आयोग के विचारों को नहीं माना गया, फिर उसमें संशोधन किया गया। एवं प्रकार से हम उसे रिकॉल कर लेंगे। तो आगे देखिए हमारा क्या है कि आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन अपने अनुरूप शिक्षण संस्थानों की जो भी उनकी क्राइटेरियाज हैं, विचारधारा है, उसे वो अनुरूप ढाल सकते हैं। अब जो है कि मूल अधिकार का जो 8वां भाग है उसे हम लोग देख रहे हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में छठा मूल अधिकार हमारा क्या है? अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध क्या है? आर्टिकल 32 में है। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह मूल अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने अन्य मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार धारण करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता को रेखांकित करते हुए भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा का, जैसा भी हमने कहा था वो इस पॉइंट में आ गया। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है, वो जा सकता है वहाँ पर। आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति अपने किसी मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत कोई व्यक्ति अपने किसी मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में। मूल अधिकार की रक्षा से संबंधित वाद को रीट कहा जाता है। अब मूल अधिकारों की रक्षा जिसके तहत किया जाएगा उसके अनुरूप आपको रीट दिए गए 5 प्रकार के रीट, उसे अभी ही हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। जब कोई व्यक्ति मूल अधिकार की रक्षा के लिए कोई केस आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में या आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में लाता है तो उसे रीट दायर करना कहते हैं। उसे रीट, जब कोई मामला को लाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीट दायर करना कहते हैं। दायर रीट पर न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम को रीट जारी करना कहा जाता है। और जो दायर अब किए उसे रीट, और उस पर जो कदम उठाया गया उसे रीट जारी करना कहा जाता है। अब 5 प्रकार के रीट क्या कौन कौन से हमारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अब हम लोग जो है 5 प्रकार के रीट को देखेंगे। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो आप एग्ज़ाम की दृष्टि से तो वो एकदम आपके लिए बोल सकते हैं कि गोल्डन पॉइंट्स हैं, गोल्डन चैप्टर हैं, लेकिन आप एक समृद्ध और सशक्त भारतीय नागरिक बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट आपको दैनिक रहन सहन की भाषा में आपको बहुत ही ये आप समृद्ध और सशक्त और जागरूक नागरिक बना सकता है। और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी विशेषताएं। आपको इतिहास बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आपको अब साइंस के सब्जेक्ट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटी जो है आपका दैनिक रहन सहन, दैनिक जनजीवन, आपको एक जागरूक नागरिक बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक स्पिन गेंद है जिसका इंतज़ार हर बल्लेबाज करता है, यानी कि हर एस्पिरेंट करता है इस पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन आने का इंतज़ार। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं रीट कौन कौन से हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए।
यानी कि सशरीर प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस रीट को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहते हैं। यह रीट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, अर्थात यह रीट जारी किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यानी कि वो जबरन आप हिरासत में रखने के विरुद्ध हमारा कौन सा रीट आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो आपका दिया गया है विवरण, इसे एकदम अच्छी तरीके से देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो तो। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या और किसी व्यक्ति विशेष के लिए दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उससे हिरासत में रखने की वैधता की जांच करता है। न्यायालय अपने समक्ष उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा और उसे हिरासत में रखना कहाँ तक यानी कि संविधान या वैध है, उसे हिरासत में रखना कहाँ तक वैध है उसे स्पष्ट करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं किया जा सकता है कब जारी नहीं किया जा सकेगा? जब हिरासत कानून के सम्मत हो हिरासत जब न्यायालय या विधायिका के अवमानना के तहत हो, और हिरासत जब सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्या, वारंट बोलते हैं कि भाई आपके घर का जांच होगा और ये वारंट है मेरे पास, उसके कंपेरिजन में इससे समझ सकते हैं। परमादेश, मैंडमस शब्द का अर्थ हम आदेश देते हैं, इसे परमादेश एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। परमादेश द्वारा सार्वजनिक पदधारक से उसके कार्य से संबंध में पूछा जाता है या ऐसे पदधारक से किसी कार्य को नकारने के संबंध में पूछा जाता है। ये रीट के आवश्यक निर्देश कौन कौन से, इसे हम लोग देखेंगे। किसी भी सार्वजनिक पदधारक के बारे में ये रीट है हमारा। परमादेश रीट किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ जारी किया जाता है। परमादेश रीट में रीट के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। किसके विरुद्ध, ये हम लोग देख रहे हैं। निजी व्यक्तियों या किसी निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं करेगा और किसी पदधारक के विवेकाधीन शक्ति द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध भी जारी नहीं होगा। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध भी ये जारी नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं होगा। इसके लिए कौन सा, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग। और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 60 के अंतर्गत। अब जो है हम लोग आगे देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, इसके विरुद्ध भी ये जारी नहीं होगा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध शब्द का अर्थ होता है रोकना। अब जो है प्रतिषेध रीट ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के अधिकरण के लिए जारी किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगा। प्रतिषेध रीट द्वारा ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय या अधिकरण को अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर करने से रोकता है, बाहर कार्य करने से रोकता है। जो आपके न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं उसे उसके अनुरूप ही आप काम कर सकते हैं। जैसे एक न्यायालय के अंतर्गत उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है, जैसे कलकत्ता न्यायालय के अंतर्गत कौन सा, अंडमान भी आता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार वहाँ तक है। हमारे पटना उच्च न्यायालय जो बिहार का, उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार पूरा बिहार है। प्रतिषेध रीट प्रशासनिक इकाई, विधायी, निजी व्यक्ति या किसी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। प्रतिषेध रीट कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता के अतिक्रमण से प्रतिबद्ध करती है। अपने आक्रमण माना कि अतिक्रमण, अपने आधिकारिक क्षेत्र के अतिक्रमण यानी कि उससे बाहर के निर्णय को ले लेना या उसके अंदर के निर्णय को नहीं लेना, उसे अतिक्रमण करने से वो रोकती है। कौन सा रीट, हमारा प्रतिषेध। उत्प्रेषण, सेर्टियो
सर्टियोरेटरी के उत्प्रेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना। अब सर्टियोरेरी के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्प्रेषण रीत ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अधिकरण के लिए जारी किया जाता है। कौन सा जारी किया जाता है? तो सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। इसे हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं जो पढ़ना हमारा आसान होगा। सर्टियोरेरी। तो ये कौन सा रीट है हमारा? जो रीट न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अधिकरण के लिए जारी किया जाता है, तो सर्टियोरेरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट जारी करने का आधार क्षेत्राधिकार का उल्लंघन या क्षेत्राधिकार निर्धारण के अभाव में कानून की उपस्थिति में कमी, यानी कि कानून की कमी हो सकता है। जैसे फिर से हम लोग इसे देख, उत्प्रेषण रीट जारी करने का आधार क्षेत्राधिकार का उल्लंघन या क्षेत्राधिकार निर्धारण या अभाव या कानून में उपस्थित कमी हो सकता है, उसके संबंध में हम ये रीट जारी कर सकते हैं। पहले उत्प्रेषण सिर्फ न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता था, लेकिन 1951 पहले न्यायिक और अर्धन्यायिक के लिए जारी किया जाता था, लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय यह व्यवस्था दिया कि उत्प्रेषण रीट प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए भी जारी किया जा सकेगा। पहले क्या था? तो पहले सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक के लिए था, लेकिन 1991 में सर्वोच्च न्यायालय 1991 में यह आदेश दिया कि अब वो जो है प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए भी लागू किया जाएगा। उत्प्रेषण रीट के द्वारा ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय या अधिकरण में लंबित मामले को अपने पास मांग सकता है या उसके फैसले को रद्द कर सकता है। अपने पास लेगा या फैसले को रद्द करेगा। उत्प्रेषण रीट निवारक एवं सुधारात्मक दोनों प्रकृति का होता है, जबकि प्रतिषेध रीट सिर्फ निवारक होता है। उत्प्रेषण निवारक भी होता है, सुधारक भी होता है, लेकिन प्रतिषेध सिर्फ निवारक होता है। प्रतिषेध मीन्स रोकना, हम लोग पहले देख चुके हैं। उत्प्रेषण रीट निजी व्यक्ति या निजी संस्था या विधायी संस्था के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है। विधायी और निजी व्यक्ति निजी संस्था के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगा। अंतिम हम लोग देख रहे हैं अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा शब्द अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से। यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से धारण किया गया हो। इस रीट द्वारा पद धारक से यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह इस पद पर किस अधिकार से धारण कर या इस पद को किस अधिकार से धारण करता है। पूछने का किसी सार्वजनिक पद धारक को यह पूछने का अधिकार है अधिकार परीक्षा रीट के तहत। अब देखिए, अगर ये आपको पता रहेगा तो आप किसी भी सार्वजनिक पद धारक जिसके विरुद्ध आपको लगता है कि वो किसी अनैतिक कार्य कर रहा है या उस पद पर वो जो है अवैध रूप से बैठा हुआ है, तो आप इस रीट के तहत उससे सवाल पूछ सकते हैं। अधिकार परीक्षा रीट किसी निजी संस्था या पदधारक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग पूरा रीट चैप्टर को पूरा देख चुके हैं। मतलब कि संपूर्ण मूल अधिकार आज हमारा पूर्णतः समाप्त हुआ। मूल अधिकार के तहत ही हमें 5 प्रकार की रीट दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, पांचों को हम देख चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपका पूरा हुआ। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो मैं हाजिर हूँ, आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और मैं आप सबको सफलता मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः जय सिया राम। मुझे भी सहयोग करते हैं। जय हिंद।